नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में वोटिंग की जा रही है। आज शाम 5 बजे तक 5405 प्रत्याशियों की किस्मत मत पेटियों में कैद हो जाएगी। इसकी मतगणना यानी कि काउंटिंग 25 जनवरी को होगी। सभी निकायों में राज्य निर्वाचन आयोग ने आईएएस और पीसीएस अफसरों को बतौर पर्यवेक्षक तैनात किया है। मतदान के लिए राज्य में कुल 1515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल बूथों की संख्या 3390 से ज्यादा है। निकायों में मतदाताओं की कुल संख्या 30 लाख से ज्यादा है और मतदान संपन्न कराने के लिए 3390 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां बुधवार को रवाना हुई है। दून में महिलाओं को मतदान के लिए जागरूक करने का काम किया जा रहा है। यहाँ 20 पिंक बूथ सजाकर तैयार किए गए हैं। इन बूथों में महिला कार्मिक और सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। यहां सिर्फ महिलाएं ही मतदान कर पाएंगी। तो किसके सिर पर होगा ताज और कुनबा में किसका राज होगा, ये 25 जनवरी को सभी के सामने होगा। 30 लाख से ज्यादा वोटर्स आज वोटिंग करेंगे। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मत पेटियों में दर्ज किया जाएगा, कैद किया जाएगा और 25 जनवरी को सभी का नतीजा सभी के सामने होगा। बीजेपी का मजबूत कुनबा होगा या फिर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दमखम के साथ प्रचार करती हुई नजर आई थी, जनता के बीच उन्होंने कोई छाप छोड़ा है या फिर जनता उन पर विश्वास जताएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग इस खबर पर देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, सुबह से ही वोटिंग की जा रही है, शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। कितना प्रतिशत अभी तक वोटिंग हुआ है? जी सुगति, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आपको बता दूं कि उत्तराखंड का जो निकाय चुनाव है वो आज हो रहा है, यानी कि मतदान हो रहा है। और मतदान में सुबह से ही देखिएगा कि सुबह 8 बजे से ही कहीं ना कहीं जो मतदान है वो शुरू हो चुका था और लंबी लंबी कतारें बूथों पर लगी हुई है। और इस समय जिस समय जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वो एक बूथ है 78 वार्ड नंबर का, और वहाँ पर भी सुबह से ही कहीं ना कहीं लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कतारें हैं महिलाओं की या कहें या पुरुषों की कहें, तमाम लोगों की कहीं ना कहीं कतारें यहाँ पर नजर आ रही होंगी। और आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो यदि प्रतिशत की बात करूं, क्योंकि अभी तक देखिएगा 3 घंटे चुनाव को हो गए हैं, मतदान पड़ते हो चुके हैं, लेकिन प्रतिशत की यदि बात करो तो अभी तक 25% तक वोट जो मतदान है वो हो चुका है। और यदि जिस तरीके से देखा जाए कि तमाम जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अपने पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए थे, लेकिन अब जो 5405 जो प्रत्याशी पूरे उत्तराखंड के अंदर खड़े हुए हैं, उनका फैसला कहीं ना कहीं जनता के हाथ में है कि जनता किसको पसंद करती है। हालांकि बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या अन्य पार्टी की बात करें या निर्दलीय की बात करें, तो तमाम लोग कहीं ना कहीं अपना प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर गांधी की यदि मैं बात करूं तो 12 दिनों के अंदर 52 चुनावी यानी कि ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं वो उन्होंने की है। इसी तरीके से हरीश रावत ने भी कई रैलियां उत्तराखंड के अंदर की है, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता के हाथ में फैसला है कि आखिर किसके सिर पर ताज बांधती है। बिल्कुल, किसके सिर पर ताज सजेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा धनराज। और वोटिंग लगातार की जा रही है, मतदान किया जा रहा है जनता के द्वारा, क्योंकि आप देख सकते हैं चुनाव प्रचार में भी कोई कसर किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं छोड़ा गया है। लेकिन अब किसके पक्ष में जनता वोट करेगी 25 जनवरी को सभी के सामने साफ हो जाएगा। अगर पोलिंग बूथ की बात करें तो देहरादून में कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं धनराज, और वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए निर्वाचन आयोग की तरफ से पहले से ही पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम जो बूथ हैं वो बूथ बनाए गए हैं और बूथ को लेकर आप देखिएगा कि सुरक्षा की यदि दृष्टि से मैं बात करूं तो प्रत्येक बूथ पर भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर मुस्तैद है और तमाम जो सुरक्षा की दृष्टि से वो नजर रखे हुए हैं। तमाम जो पुलिस प्रशासन है, अभी आप देखिएगा कि अभी एसएसपी अजय सिंह ने भी राजधानी देहरादून के अंदर सभी बूथों का निरीक्षण किया है, यहाँ पर भी पहुंचे थे और
उन्होंने निरीक्षण किया है। हालांकि सभी जगह पर अभी जो चुनाव देखा जाए तो कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक चल रहा है, यानी कि शांति से बिल्कुल चुनाव चल रहा है। तो किसी भी तरह की कोई घटना की जानकारी कहीं से निकलकर सामने नहीं आई है। और यदि बूथों की मैं बात करूं तो बूथों की जो व्यवस्थाओं की बात करें तो बुजुर्गों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है कि बुजुर्गों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी अलग से लाइन लगाई गई है ताकि महिलाओं को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। और पूरे उत्तराखंड के अंदर 20 बूथ ऐसे भी बनाए गए हैं जिनको कि पिंक बूथ का नाम दिया गया है, यानी कि उन बूथों पर सिर्फ महिला ही वोट कर सकती है। इस तरह के बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। बिल्कुल, अब पिंक बूथ बनाए गए हैं देहरादून में। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस पिंक बूथ को बनाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित चौधरी भी हल्द्वानी से जुड़ चुके हैं। अमित, वहां पर क्योंकि सुबह से ही वोटिंग जारी है, कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? वोटिंग प्रतिशत कितनी बताई जा रही है अभी तक? सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। और हल्द्वानी की स्थिति में आपको दिखाऊं, मैं अभी हल्द्वानी के यहाँ पर खालसा इंटर कॉलेज पे खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप लाइन देख सकते हैं। महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो या युवा वर्ग हो, सभी यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी जो वोट परसेंटेज है वो फिलहाल थोड़ा कम है क्योंकि 3 घंटे हो गए और अभी यहाँ पर 15% वोटिंग यहाँ पर बताई जा रही की गई है। लेकिन जैसे जैसे समय यहाँ पर दिन चढ़ रहा है, लोग लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में साफ दिख रहा है, वोट डालने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं, युवा वर्ग आया हुआ है। और ये मतदान की ये खूबसूरती होती है हमारे की, लगातार अपने मन से अपने हक के लिए यहाँ पर वोट डाला जाता है, अपने पसंदीदा प्रत्याशी उनके लिए वोट डाला जाता है। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जब लाइन है लगातार बढ़ती जा रही है और लोग लगातार पहुंच रहे हैं वोट डालने के। जी बिल्कुल, ऐसे में निकाय चुनाव अमित अब अपने चरम पर है और आज वोटिंग की जा रही है, मताधिकार किया जा रहा है, जनता बेहद उत्साहित है। अमित, वहां पर किस तरीके की प्रशासन की व्यवस्था की गई है? प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? साथ ही साथ ये भी बताइए कि कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हल्द्वानी में? हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, पोलिंग बूथों में लगातार सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है और किसी प्रकार से कोई घटना यहाँ पर ना हो उसको लेकर के लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से बना हुआ है। हल्की फुल्की अगर घटनाओं की बात करें तो कुछ यहाँ पर प्रत्याशी के जो समर्थक हैं वो आपस में कुछ जरूर भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार चौकसी बढ़ती जा रही है। और जिस प्रकार से अगर यहाँ पर कोई हंगामा करने का कोई यहाँ पर तत्व दिख रहा है तो उसको तत्काल यहाँ से बाहर कर दिया जा रहा है। और लाइनों में लग करके लोग अभी अपने यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं वोटिंग का। और अगर बात की जाए तो हल्द्वानी में बूथों की संख्या की तो लगातार यहाँ पर जो बूथ संख्या है वहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। महिला वर्ग के लिए यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं और मतदान करते समय यहाँ मतदाताओं को दिक्कत ना हो उसको लेकर के यहाँ पर लगातार। ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सोनकर मसूरी से जुड़ चुके हैं। सुनील, वहाँ पर कितना वोटिंग प्रतिशत हुआ है? सुबह से ही वोटिंग की जा रही है और कैसी हलचल, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, अगर मसूरी की बात करी जाए तो यहाँ पर सुबह से ही मतदान केंद्रों पे मतदाताओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। सुबह 8 बजे यहाँ पर पोलिंग शुरू हो चुकी थी, परंतु जो पोलिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा कम है, उस स्पीड बहुत स्लो है। इस वजह से मतदाता परेशान हो रहा है। उनका ये कहना है कि इसको लेकर पूरा प्रशासन ने तैयारी नहीं कर रखी है। तो ऐसे में कई मतदाताओं से हमने बात करी, उनका कहना है कि ये पोलिंग जो स्पीड है वो तेज होनी चाहिए थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मसूरी नगर पालिका में कुल 30 पोलिंग है और यहाँ पर 13 सभासदों का यहाँ पर उनको यहाँ पर मैदान में आना है और एक अध्यक्ष पद की दावेदारी है। तो सभी लोग यहाँ पर अपने अपने स्तर से यहाँ पर अपने प्रत्याशी जो है वो अपने वोटरों को ला रहे हैं और मतदान का प्रयोग करवा रहे हैं। जी लेकिन पोलिंग की स्पीड क्यों कम है? जनता क्या कुछ कह रही है और स्पीड को लेकर प्रशासन का क्या कुछ दावा है? जी देखिए, अगर क्योंकि बैलेट से ये पूरा इस बार चुनाव किया जा रहा है और जो तैयारी यहाँ पर होनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं है। और जो टीम यहाँ पर लगा रखी है, पोलिंग जो टीम यहाँ पर है उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत थी, वो मुझे लगता है कि उसका अभाव यहाँ देखा जा रहा है और जिस वजह से जो स्पीड है वो काफी स्लो नजर आ रही है। जी अब स्पीड स्लो है इसलिए जनता भी परेशान है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी तमाम दावे किए जा रहे थे और कि निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन तैयार है, ये दावे तो किए जा रहे थे, लेकिन मसूरी में ऐसा दिख नहीं रहा। पोलिंग की जो स्पीड है वो कम बताई जा रही है। हालांकि स्पीड
अब क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव है, स्पीड अपनी रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन कितनी देर में देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज भी लगातार बने हुए देहरादून से। देहरादून हॉट सीट मानी जाती है धनराज, और सबकी निगाहें इस निकाय चुनाव में देहरादून सीट पर ही है। क्या कुछ सियासी इक्वेशन है इस बार? तो बिल्कुल सुनिए, देखिए उत्तराखंड की यदि हॉट सीट है तो वो राजधानी देहरादून मानी जाती है, क्योंकि लगातार देखा जाए जो राजनीति शुरू होती है वो देहरादून से ही शुरू होती है, क्योंकि तमाम मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री और तमाम अधिकारी कहीं ना कहीं देहरादून में बैठते हैं, और सियासत कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो होती है वो देहरादून से ही कहीं ना कहीं शुरू होती है। और आप देखिएगा कि सियासी तर्क की यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो तमाम जो पार्टियां हैं अपना प्रचार प्रसार करते हुए नजर आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टियों के समीकरण बिगाड़ रहे हैं वो बागी है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बागी होकर कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर बागी होकर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, या फिर कुछ ऐसे भी हैं कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि राजधानी देहरादून के अंदर जो समीकरण बिगड़ सकते हैं सियासत के पार्टियों के, तो वो कहीं ना कहीं बागी ही उनके समीकरण बिगाड़ सकते हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि ताज किसके सिर पर बदलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब 25 तारीख को ये पर्दा साफ होगा, काउंटिंग होगी, तो उसमें पता सब साफ हो जाएगा कि आखिर 25 तारीख को किसके सिर पर ताज बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले देखिएगा कि सभी पार्टी हो या निर्दलीय हो, सभी अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं, और साफ तौर पर उनका कहना है कि वो इस सीट को जीत रहे हैं। लेकिन ये आपको ये भी बता दो कि भले ही हजारों की तादाद में जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हो, लेकिन जीतना एक कोई है, तो वो देखने वाली बात होगी कि किसके सिर पर ताज बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कुनबा में किसका राज बनेगा, और निकाय चुनाव अब बेहद दिलचस्प हो चला है, खासतौर पर देहरादून वाली सीट पर, और बेहद हॉट सीट मानी जाती है। हालांकि 23 जनवरी यानी कि आज के दिन जो जनता है वो अपना फैसला तो कैद कर रही है, और जनादेश 25 जनवरी को सभी के सामने होगा। हमारे साथ अमित चौधरी भी लगातार बने हुए हैं। अमित, आप पोलिंग बूथ पर मौजूद है, क्योंकि आप बेहद नजदीक से जानते हैं वहां की सियासी इक्वेशन को, वहां का सियासी इक्वेशन हल्द्वानी का कितना दिलचस्प है, और जनता के मन में क्या है, जनता किन मुद्दे पर इस बार वोट कर रही है? हल्द्वानी हॉट सीट के तौर पर है, भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ सीधी टक्कर उनकी है। इसके अलावा कोई प्रत्याशी यहाँ पर मेयर सीट के लिए फिलहाल नहीं है। सपा से जरूर यहाँ पर नामांकन किया गया था, लेकिन नामांकन वापस ले लिया गया था शुरुआती दिनों में ही, और अब बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। बीजेपी से जहाँ गिरिराज सिंह बिष्ट मैदान में है, तो वहीं ललित जोशी जो पूर्व आंदोलनकारी हैं वो यहाँ पर कांग्रेस के टिकट से यहाँ पर मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, और दोनों की स्थिति बताए यही आंकड़ा अभी तक निकल के आया कि दो बराबर की टक्कर है। और उसको लेकर के जहां ललित जोशी अपने विजन को लेकर के जनता के बीच में गए इस प्रचार के दौरान, लोगों को उन्होंने बताया कि वो अगर जीत के आते हैं तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर निगम में काम किया जाएगा, और क्या उनका विजन है, इसको कहीं ना कहीं लगातार बताया गया। और वहीं गिरिराज भी, क्योंकि पूर्व के 10 साल बीजेपी के यहाँ पर मेयर थे, तो उनके द्वारा जो कार्य किए गए उनको कहीं ना कहीं गिनाया गया। तो दोनों की तरफ से यहाँ पर वार पलटवार की राजनीति भी होती रही, और तमाम तरीके से जनता के बीच में गए। और दूसरी बात में आपको जिससे आपने कहा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, जनता आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंची है। कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि किस चीज को लेकर के यहाँ मतदान किया जा रहा है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा, पहले आप बताइए। ये बताइए, आज क्योंकि मतदान का दिन है, आप लोग लाइनों में खड़े हैं वोट डालने के लिए अपने पक्ष प्रत्याशी को लेके, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हल्द्वानी के अंदर ज्वलनशील है नगर निगम के अंदर, और आप क्या चाह रहे हैं, आप बताइए। आप दो शब्द बताइए। देखिए, यही खूबसूरती है आगे बोलना बताइए। अच्छा, आप बताइए किस मुद्दों को लेकर के आप यहाँ पर पहुंचे और क्या चाहते हैं? स्वच्छ नगर पालिका बने, भ्रष्टाचार दूर हो, नाली सफाई हो, परिवर्तन की कहीं ना कहीं जैसे कहा जा रहा है, तो क्या लगता है परिवर्तन को लेकर के वोट दे रहे हैं, या जो विकास कार्य यहाँ पर उसको लेकर आप विकास कार्यों को लेकर? आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग लगातार कहीं ना कहीं अपना वक्तव्य बता रहे हैं। कुछ महिला मेरे साथ मौजूद है। मैम, आप बात करेंगी हमसे। मैम, ये बताइए किस प्रकार से यहाँ पर आप वोट डालने आए हैं, और यहाँ पर क्या क्या आप सोचते हैं? अच्छा, आप बताइए। सर, अब ये तो हमारा अपना अधिकार है, ये तो हमने देना ही देना है। अब हर कोई यही विश्वास से है कि अच्छा हो, हमारा स्वच्छ भारत बने और हमारी गली में हर सुविधा हो। अब होना तो अब जो भी कर्मचारी मतलब जो भी बने, अब वो अपना जो जैसा
सोचे उसने भी सोचना चाहिए कि भाई आ रहे हैं, इतने बुजुर्ग भी आ रहे हैं, महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ रही हैं। अब ये तो चाहे मेयर बने या सभासद कोई भी हो, थोड़ा यही उम्मीद से आते हैं कि साफ सफाई रहे हमारी गली में। मेयर से भी तो खैर बड़ी उम्मीद हुई, सभासद से थोड़ा छोटी उम्मीदें होती हैं, हर गली में साफ सफाई हो, कभी कभी कोई दिक्कत हो तो। अच्छा मैं आपसे कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछूंगा, ये पूछूंगा पिछले यहाँ पर नगर निगम बने हुए हल्द्वानी को 10 साल का समय हो गया, महानगर 10 साल से, इन 10 सालों में क्या लगा कि हल्द्वानी महानगर वाकई महानगर बन पाया या केवल इसको तमगा दे दिया गया? ऐसा तो कुछ नहीं, थोड़ा ये है कि साफ सफाई के लिए जो गाड़ियां लगी हुई है, इससे थोड़ा ये है कि जगह जगह जो प्लॉटों में कूड़ा होता था अब है तो सही, लेकिन फिर भी थोड़ा सही है, थोड़ा साफ सफाई है पहले। तो देखिए जनता के मन में क्या है, और मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर और मतदाताओं से बात करने की। बात की जाए तो देश की आधारशिला युवाओं के तौर पर देखी जाती है, कुछ युवा यहाँ मौजूद हैं, युवा लड़कियां हैं, उनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए, आप वोट डालने आए हैं, पहली बार वोट डाल रहे हैं या दूसरी बार डाले जा रहे हैं, और किन मुद्दों को लेकर वोट डालना है आप लोग? ये वैसे मेरा इस वाले का पहला वोट है, इससे पहले भी मैंने वोट दिया है, बट वो लोकसभा के लिए था। बट हल्द्वानी अभी काफी डेवलप हो चुका है, बट अभी और डेवलपमेंट की जरूरत है, जैसे कि एजुकेशन पे और स्लम एरियाज डेवलप होनी चाहिए काफी जी। हाँ, जैसे कि सफाई की ज्यादा जरूरत है, जैसे कि अभी कोविड वायरस हुआ था, गंदगी वन ऑफ द रीजन था, तो अभी HNV वायरस जैसे फैल रहा है, अगर सफाई रहेगी तो अच्छा है। ठीक, तो देखिए ये है युवाओं के मन में, युवा जो चाहते हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं वोट डालने की कोशिश यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से वोट डालेंगे। ऐसे में ये लोकतंत्र की बेहद खूबसूरत तस्वीर है, और मुझे लगता है कि पोलिंग बूथ पर आने से पहले, मतदान केंद्र पर आने से पहले ये जनता डिसाइड कर चुकी होती है कि उन्हें किस मुद्दे पर और किसे वोट डालना है। और आज तो किस्मत का फैसला जनता के हाथों में है, किसके लिए वो अपना फैसला सुनाती है, किसे अपना आशीर्वाद देती है। 25 जनवरी को सभी के सामने होगा। आप निगाह बनाए रखिए। धनराज, अमित और सुनील सोनकर, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 100 निगमों में आज वोटिंग की जा रही है, और वोटिंग को देखते हुए तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुलिस प्रशासन ने सुदृढ़ करके रखे हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी जनता को ना हो। वहीं निकाय चुनाव के लिए राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। राज्य की जनता को एक बार फिर कांग्रेस के वचन पत्र के संकल्प दोहराने का काम किया है। हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल से खास बातचीत की है। तो आज वोटिंग की जा रही है, 100 निकायों के लिए वोटिंग है, और जनता किसके पक्ष में अपना जनादेश देगी 25 जनवरी को सभी के सामने होगा। देहरादून वो सीट जो कि हॉट सीट मानी जाती है, और यहाँ का जो सियासी क्वेश्चन है वो भी बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच का टिकट टक्कर मानी जा रही है। हालांकि किसके पक्ष में इस बार जनता अपना जनादेश देगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र भी यहां से चुनावी हुंकार भर रहे हैं, और ये बेहद अहम सीट। खबरें बढ़ते आगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रैली करेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। आज उत्तम नगर और शकूर बस्ती में करेंगे रैली। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है, और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी हुंकार भरेंगे। बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आज उत्तम नगर और शकूर बस्ती में चुनावी रैली करेंगे जेपी नड्डा। भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। 26 साल का सूखा क्या खत्म हो पाता है दिल्ली में, बीजेपी का देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इस सूखे को खत्म करने के लिए बीजेपी बेहद दमखम के साथ चुनावी मैदान में खाद पानी डालती हुई तो नजर आ रही है, और लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर भी नजर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रैली करेंगे और चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शादिक दिल्ली से खबर पर जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शादिक, कितने बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं दिल्ली, और आज उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी
जी आपको बता दूं, आज जेपी नड्डा की दिल्ली में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हैं। आज जेपी नड्डा दिल्ली के उत्तम नगर में और शकूर बस्ती में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए यहाँ नजर आएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 4:55 पर पीपली चौक के पास उत्तम नगर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रैली करते हुए यहाँ नजर आएंगे। साथ ही शाम 6:50 पर जेपी नड्डा रानी बाग में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए यहाँ नजर आएंगे। साफ तौर पर जिस तरह से चुनाव के जो प्रचार है वो तेजी के साथ दिल्ली में होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरह से पार्टी के बड़े दिग्गज आज चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। जी श्रुति, बिल्कुल ऐसे में चुनावी हुंकार भी भरा जा रहा है। बीजेपी के जो दिग्गज है वो भी बीजेपी के पक्ष में माहौल तो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 26 साल का सूखा क्या खत्म कर पाएगी सादिक? इस बार बीजेपी क्या कुछ लग रहा है? जी बिल्कुल श्रुति, जिस तरह से लगातार चुनाव में जो वादे हो रहे हैं, लगातार जो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है, लगातार दिन पर दिन आप साफ तौर पर देख रहे हैं, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों की तरफ से जो यहाँ जनता को लुभाने के लिए वादे हो रहे हैं वो साफ तौर पर जनता के सामने है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दिल्ली में आश्वस्त नजर आ रही है कि हम इस बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से अपनी जीत के दावे करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है विधानसभा चुनाव सादिक, और ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या उस दाग को धुल पाती है ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। 8 फरवरी को नतीजे भी आएंगे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है सादिक? जी बिल्कुल श्रुति, जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी शुरू से ही बिजली, पानी और शिक्षा के मुद्दों को लेकर चलती आई है, उसी मुद्दे को दोबारा से ही आम आदमी पार्टी धरातल पर ला रही है। लेकिन इस बार थोड़ा जिस तरह से हम भी लगातार विधानसभाओं में जा रहे हैं, तो इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका फायदा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार जो घोटालों की खबरें, लगातार इनके बड़े नेताओं की गिरफ्तारी, उससे भी जनता के मन में कहीं ना कहीं कोई संशय बना हुआ हो, जिसको लेकर इस बार जनता का भी मूड बदला हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या दाग को धुल पाती है? ये विधानसभा चुनाव आपके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है सादिक, लेकिन देखिए इस बार का जो विधानसभा चुनाव है त्रिकोणीय मुकाबला है, बेहद दिलचस्प तो नजर आ रहा है, लेकिन ये बता पाना बेहद मुश्किल है सादिक, ये मुकाबला किन दो पार्टियों के बीच है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, या फिर आम आदमी पार्टी और उसके इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस के बीच? क्या कुछ लग रहा है? जी बिल्कुल श्रुति, जिस तरह से इस बार जो इनका गठबंधन था वो गठबंधन में अब है नहीं, तो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, साफ तौर पर हम कह सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी, और बीजेपी से तो मुकाबला आम आदमी पार्टी का है ही। लेकिन इस बार दिल्ली में जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो भी पूरी मजबूताई के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आज राहुल गांधी भी दिल्ली में चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं माहौल में परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, अब राहुल गांधी से लेकर जेपी नड्डा तक जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी लगातार चुनावी हुंकार भर रहे हैं, लेकिन क्या अग्नि परीक्षा में सफल हो पाती है आम आदमी पार्टी? देखना बेहद दिलचस्प होगा, और क्या जेपी नड्डा का ये चुनावी हुंकार बीजेपी को सफलता की सीढ़ी चढ़ा पाता है, देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया सादिक आपका इन तमाम जानकारियों। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।